कुवैत प्रगति कर रहा है। 2017 में सरकार ने कुवैत विजन 2035 घोषित किया। यह एक जबरदस्त विकासात्मक पहल है जिससे देश को उसकी लंबे समय से चली आ रही तेल पर निर्भरता से बाहर निकालने और उसे एक अधिक विविधतापूर्ण ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए तैयार किया गया है। अब यह पहले से ही खाड़ी देशों में साझा किया गया एक उद्देश्य है, लेकिन वर्तमान में कुवैत यह दौड़ दक्षिण सऊदी अरब से हार रहा है। यूएई और कतर तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां मेगावाट क्षमता, विदेशी निवेश और विमानन, वित्त, पर्यटन के अत्याधुनिक केंद्र हैं। प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए कुवैत सरकार कई नए मेगा प्रोजेक्ट्स में निवेश बढ़ा रही है। अब तक अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं और आगे भी होंगे। कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और विमानन क्षेत्र का विस्तार इस अभियान की मुख्य आधारशिला है। आकर्षक, तकनीकी रूप से प्रभावशाली और विशाल यह हवाई अड्डा कुवैत की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। चमक धमक के अलावा यह उस देश में बदलाव लाने वाला उत्प्रेरक है जो फिर से भू राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थापित होने को बेताब है। क्या यह नया हवाई अड्डा कुवैत को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचा पाएगा? यह समय बताएगा। यहां तक का सफर। किसी देश के हवाई अड्डे और विमानन क्षेत्र का विकास देखकर आप उसके आधुनिक इतिहास को समझ सकते हैं। कुवैत भी इसमें अपवाद नहीं है। कहावत को थोड़ा बदलते हुए कहें, अगर हमें जानना है कि कुवैत और उसका हवाई अड्डा किस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो पहले यह समझना जरूरी है कि वे कहां से आए हैं। देश में विमानन की शुरुआत 1920 के दशक के अंत में हुई, जब कुवैत एक रणनीतिक बंदरगाह शहर था और ब्रिटिश संरक्षण में था। इंपीरियल एयरवेज, जो ब्रिटिश एयरवेज की पूर्ववर्ती थी, सच में नाम के अनुरूप इंपीरियल थी। उन्होंने बेदुइन केंद्र को अपनी अंतर महाद्वीपीय हवाई मार्गों में जोड़ दिया था। उनके पुराने हवाई जहाज दासमेर हवाई अड्डे पर उतरते थे, जो शहर के बाहरी इलाके में एक साधारण लैंडिंग पट्टी थी। ये विमान आमतौर पर ब्रिटेन और भारत के बीच लंबी थकाऊ यात्राओं के दौरान ईंधन भरने के लिए रुकते थे। 1932 में नागरिक उड़ानें शुरू हुईं, जो उस क्षेत्र के लिए अहम थीं, जिसकी संपत्ति मोतियों और व्यापार से आती थी। सिर्फ 2 साल बाद 1934 में तेल क्षेत्रों की खोज हुई और उसके बाद कुवैत ओनियल कंपनी की स्थापना हुई। बढ़ते कॉरपोरेट यातायात और विदेशी तकनीशियनों के कारण नया आधुनिक हवाई अड्डा प्रस्तावित हुआ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के चलते ब्रिटिश प्रशासन ने इसे स्थगित कर दिया। 1940 के दशक के अंत में इसे फिर शुरू किया गया, जब कुवैत की तेल अर्थव्यवस्था चरम पर थी। ओनुग्रा हवाई अड्डा कुवैत के नूजा जिले में बना था, जिसमें बड़ा रनवे, कंक्रीट की इमारतें और सिर्फ दिन में संचालन के लिए हैंगर थे। इस दौरान विदेशी एयरलाइनों के टिकटिंग अधिकारी पास के शहरी केंद्र में तेजी से बढ़े। 1950 के दशक में संचालन लगातार बढ़ता गया, जिसे फारस की खाड़ी में कुवैत की प्रमुख तेल निर्यातक की स्थिति ने मजबूत किया और 1954 में कुवैत की अपनी घरेलू एयरलाइन कुवैत नेशनल एयरवेज की स्थापना से इसे और बढ़ावा मिला। 1961 में जब देश ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, कुवैत ने अपने नए मुगवा हवाई अड्डे का निर्माण किया, जैसा कि उसे कहा जाता था, जो उसकी राजधानी से लगभग 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था। पुराने अल नुगरा में संचालन धीरे धीरे बंद हो गया और उसकी संरचना को धीरे धीरे नए केंद्र के पक्ष में हटा दिया गया। आज यही स्थान देश के आधुनिक केंद्र कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्थल है। 22 किमी डामर रनवे, यात्री टर्मिनल, एप्रन और 24 घंटे नियंत्रण टावर के साथ यह बढ़ती मांग के लिए विकसित हुआ। यह राष्ट्रीय एयरलाइन के बड़े बेड़े के साथ ट्रांसर्बिया एयरवेज के 4 DC-6 विमानों को भी समायोजित करने लगा। 60 और 70 के दशक में ये निवेश दुनिया को उस देश से जोड़ने में अहम थे, जो खाड़ी का सबसे विकसित और प्रगतिशील देश था। बहरीन के साथ कुवैत क्षेत्र के विमानन क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा था, जिसका श्रेय इसकी राष्ट्रीय एयरलाइन को है। 1969 तक नया टर्मिनल बनने से क्षमता लगभग 50 लाख यात्रियों वार्षिक हो गई थी। जहां पहले की उड़ानें केवल दिन के समय तक सीमित थीं, वहीं अब विस्तारित हवाई अड्डे पर 24 घंटे संचालन की सुविधा थी और इसे अत्याधुनिक नेविगेशन, प्रिसीजन, लैंडिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के साथ साथ एक आधुनिक लाइटिंग नेटवर्क से भी लैस किया गया था। बढ़ती मांग के कारण टर्मिनल के पास नया कार्गो हब बनाया गया। अब मैं आर्किटेक्चर के बारे में ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस मामले में मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, और इसकी वजह यह है कि टर्मिनल्स की बात करें तो ये वाला टर्मिनल वाकई में काफी खास था और आज भी है। आप खुद देख लीजिए। इसके पीछे दिमाग था महान जापानी वास्तुकार केंजो तांगे का, जो अपने देश की मेटाबोलिस्ट मूवमेंट के अग्रणी थे, जो जापान के युद्ध के बाद के दौर से उभरी थी। तेजी से बढ़ती खनिज आय से सहारा मिला
और जापानी संस्कृति का कुछ प्रभाव था। कई मध्य पूर्वी देशों, खासकर कुवैत ने इस आंदोलन के मुख्य प्रवर्तकों को मंच दिया, क्योंकि वे टोक्यो में कुवैती दूतावास के डिजाइन में सफल हो चुके थे। उस समय टर्मिनल 2 कहे जाने वाले केंजो तांगे के नए टर्मिनल को विश्व भर में सराहा गया। एक प्रमुख ब्रिटिश आलोचक ने इसे दुनिया का सबसे सुंदर टर्मिनल बताया और इसकी रंग व आकार की सादगी की प्रशंसा की। मैं दोहरा रहा हूं, सफेद तराशी जगह जो बर्फ जितनी ठंडी, शुद्ध हवा जितनी विशाल, तंबू जितनी हल्की और कैनवास जैसी है, केबल्स और पालों से लटकाई गई। और यह तो सिर्फ अंदर की बात थी। अब एक पक्षी की नजर से देखिए, यह सचमुच एक विमान की तरह डिजाइन की गई है। इसके किनारों के साथ असली विमान खड़े हैं और ऐसा लगता है जैसे छोटे विमान अपनी मदर क्राफ्ट से दूध पी रहे हों। कुछ उत्साही लोगों ने इसे हॉलीवुड स्टाइल के अंतरिक्ष यान से ज्यादा जोड़ा, क्योंकि उस समय स्टार वॉर्स एक सांस्कृतिक घटना बन चुकी थी। यह शायद कोई संयोग नहीं है, लेकिन अब इतिहास और भी गहरा हो जाता है। 1980 के दशक में कई विस्तार और बदलाव हुए, जिसमें मौजूदा रनवे के समानांतर 35 किलोमीटर लंबा दूसरा पूर्वी रनवे भी शामिल था। इसके बाद कुवैत का विश्व प्रसिद्ध हवाई अड्डा अपने सफर के एक दर्दनाक और युग निर्धारित दौर में प्रवेश कर गया, जो इराक द्वारा कुवैत पर किए गए घाव देने वाले आक्रमण के कारण आया। 2 अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन की सेनाओं ने हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया। आक्रमणकारियों ने हवाई अड्डे का इस्तेमाल सैन्य लॉजिस्टिक्स के लिए किया और कम से कम 15 कुवैती सैन्य और नागरिक विमानों को जब्त कर उन्हें स्थानांतरित कर दिया, ताकि गठबंधन सेनाओं द्वारा उनका उपयोग न किया जा सके। रनवे और सुविधाएं मजबूत कर रक्षा तंत्र में जोड़ी गई, अंदरूनी हिस्सा तोड़कर नष्ट कर फिर बेच दिया गया। अगले साल फरवरी तक हवाई अड्डा और उसके लिए जाने वाले रास्ते कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की लड़ाई का स्थल बन गए थे। यह गठबंधन मुक्ति अभियान की आखिरी और सबसे विनाशकारी जमीनी लड़ाई थी। टैंगन तोपखाने की गोलाबारी, खास तौर पर क्लस्टर बमों ने हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया, जिससे रनवे, टैक्सीवे और इमारतों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इराकी सैनिकों ने चौकी की रक्षा की, बिना जाने कि युद्ध विराम घोषित हो चुका है। हवाई अड्डे की लड़ाई एक दिन चली और युद्ध विराम व कुवैत की मुक्ति के साथ खत्म हुई। नुकसान गंभीर था, लेकिन अमेरिकी फंडिंग से हवाई अड्डे की मरम्मत जल्दी हुई। 1991 मध्य तक सीमित नागरिक उड़ानें फिर से शुरू हो गईं। हालांकि पूरी तरह से पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण में कई और साल लगे, जिसमें अतिरिक्त निवेश का अनुमान 50 से 100 अरब के बीच था। साथ ही सैन्य सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। 2017 तक कुवैत युद्ध के घावों से उबरकर प्रतिस्पर्धी विमानन क्षेत्र के साथ अच्छा विकास देख रहा था। करीब एक दशक पहले सरकारी अधिकारियों ने विमानन सेवाओं को उदार बनाया था, जिससे निजी स्वामित्व वाली एयरलाइंस जजीरा एयरवेज और वतनिया एयरवेज की शुरुआत हुई थी। फ्लाई दुबई और सऊदी अरब की फ्लाइनस जैसी क्षेत्रीय कम लागत वाली एयरलाइंस ने भी लगातार यातायात सुनिश्चित किया। 2017 के अंत तक कुवैत एयरपोर्ट ने 117 मिलियन यात्रियों की सेवा की थी। 2009 में शुरू हुआ छोटा शेख 7 जनरल एविएशन टर्मिनल अब बंद है, फिर भी एयरपोर्ट पूरा भरा था, जिससे थोड़ी राहत मिली थी। यह एक आधिकारिक प्राथमिकता बन गई। इसलिए 2018 के मई और अगस्त में क्रमशः 2 और टर्मिनल 5 और 4 बनाए गए। टर्मिनल 5 अब भी जजीरा एयरवेज के लिए है। टर्मिनल 4, जिसमें 9 बोर्डिंग गेट्स हैं और 45 मिलियन यात्रियों की सालाना क्षमता है, कुवैत एयरवेज के लिए है। ये अस्थायी समाधान असरदार रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक स्थिति नहीं संभाल सकते। कुवैत दशकों से एक और समस्या का सामना कर रहा है, जो अब चिंता का विषय है। दक्षिणी पड़ोसियों का अजेय और तेज विकास इसकी खाड़ी क्षेत्र में प्रासंगिकता घटा रहा है। कुवैत को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह नया 7,08,000 वर्ग मीटर का विशाल टर्मिनल 2 है, जिसका वह सालों से सपना देख रहा था और चुपचाप योजना बना रहा था। सिर्फ नया टर्मिनल ही सालाना 1.3 करोड़ यात्रियों को संभालने की उम्मीद है, मौजूदा टर्मिनल छोड़कर। यह सुनने में कम लग सकता है, लेकिन इसमें आगे बढ़ने की काफी गुंजाइश है। निकट भविष्य में विस्तार के दूसरे चरण में इसकी क्षमता बढ़ाकर 2.5 करोड़ यात्रियों प्रतिवर्ष करने की उम्मीद है। आगे चलकर इसकी क्षमता 5 करोड़ या उससे अधिक हो सकती है। इसमें अन्य टर्मिनलों की करीब 1.4 करोड़ वार्षिक क्षमता भी शामिल है। इससे कुवैत दुनिया के सबसे सक्षम हवाई अड्डों में शामिल हो जाएगा। इसके अनुसार
नया हवाई अड्डा 7,08,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा, जिससे मौजूदा टर्मिनल छोटे लगेंगे। उदाहरण के लिए कुवैत एयरवेज का टर्मिनल 4 सिर्फ 55,000 वर्ग मीटर है, जबकि जजीरा एयरवेज का टर्मिनल 5 उससे भी छोटा है। टर्मिनल 2 में केंजो टार्जे का टर्मिनल एक आसानी से समा सकता है। इसका नंबर 3 बार बदला गया था। नए टर्मिनल की अनुमानित लागत करीब 43 अरब है, जो पूरी तरह कुवैती सरकार द्वारा वित्त पोषित है। हालांकि यह शायद सतर्क अनुमान है। कुल विस्तार लागत का अनुमान 58 से 82 अरब के बीच है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा आउटलेट और परियोजना के कौन से चरण अनुमान में शामिल किए गए हैं। हवाई अड्डे का डिजाइन विश्व प्रसिद्ध प्रित्जकर पुरस्कार विजेता वास्तुकला फर्म फोस्टर पार्टनर्स लंदन को मिला था। निर्माण कार्य तुर्की की फर्म लिमाक इंसार्ट संभाल रही है, जिसने विदेश में किसी तुर्की ठेकेदार को मिला सबसे बड़ा सिंगल पैकेज कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। इस बीच स्पेनिश इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी कंपनी इनेको इस पूरे विस्तार कार्यक्रम के लिए परियोजना प्रबंधन और संचालन तत्परता सेवाएं प्रदान कर रही है। 2017 में शुरू फेज 1 का फोकस सिर्फ टर्मिनल पर था, जिसमें केंद्रीय कूलिंग प्लांट्स, बैक बैगेज सिस्टम्स और सर्विस टनल्स शामिल थीं। 2023 तक अधिकारियों ने बताया कि 2025 के अंत तक 70% काम पूरा होगा। रिकॉर्डिंग के वक्त ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा था। स्पष्ट रूप से प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर को दी गई है, जिस पर अन्य चरण निर्भर करते हैं, ताकि इन चरणों में संचालन को एक तो जल्दी शुरू किया जा सके और दूसरा बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलाया जा सके। फेज 2 में 3,25,000 वर्ग मीटर के पार्किंग क्षेत्र पर ध्यान है, जिसमें 3 बेसमेंट और एक मीजानाइन फ्लोर में करीब 5,000 वाहन रखे जा सकते हैं। साथ ही नई पहुंच सड़कें, ट्रांसपोर्ट सेंटर, प्रशासनिक भवन और निर्माण यार्ड बने। हम जानते हैं कि फेज 2 ने 2024 की शुरुआत तक लगभग 70% पूरा होने का आंकड़ा छू लिया था और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले महीनों में यह पूरी तरह से चालू हो जाएगा। फेज 3 अंतिम चरण पूरी तरह एयरसाइड सेक्शनों पर केंद्रित है। अर्थवर्क्स 2024 के अंत में शुरू हुए, जिससे मेगा प्रोजेक्ट अपने अंतिम स्ट्रक्चरल चरण में आ गया। इस चरण की मुख्य बात थी कॉम्प्लेक्स की नई तीसरी रनवे, जिसकी लंबाई 458 किलोमीटर है। यह खाड़ी क्षेत्र की सबसे लंबी रनवे में से एक है। यह लंबाई विमानों को इतनी लिफ्ट देगी कि वे कम घनत्व, बेहद ऊंचे तापमान वाली हवा की भरपाई कर सकें। यह रनवे आज की विमानन दुनिया के कुछ सबसे बड़े क्षमता वाले विमानों जैसे एयरबस A380 को भी आसानी से संभाल सकेगी। अक्टूबर 2025 के अंत की यह पूरी तरह पूरा होकर चालू हो गया है। इसमें नई तकनीकी और सुरक्षा सुविधाएं लगी हैं, जो इसे 21वीं सदी की सफलता के लिए तैयार करती हैं। वैसे इस विकास ने आधिकारिक रूप से 1986 के ईस्टर्न रनवे पर प्रमुख कार्यों की शुरुआत को हरी झंडी दे दी, जो नियोजित 14 महीनों की अवधि के लिए है। इस दौरान तीसरा रनवे अधिकांश संचालन संभालेगा। इसे 4 किलोमीटर तक विस्तारित किया जाएगा। दशकों की भारी हवाई यातायात के बाद इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा और इसे अत्याधुनिक रडार और सटीक मार्गदर्शन तकनीकों से आधुनिक बनाया जाएगा, जो संचालन की दक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस चरण में टैक्सीवे, एप्रन ड्रेनेज सिस्टम और पक्की सड़कों का भी नवीनीकरण किया जाएगा या उन्हें जोड़ा जाएगा। इसी तरह दैनिक संचालन के लिए आवश्यक सुरंग, नेटवर्क और सेवा भवन भी बनाए जाएंगे। एक नया कंट्रोल टावर पहले ही स्थापित किया जा चुका है, जो 1986 के छोटे और अब पुरानी हो चुकी टावर की जगह ले रहा है। यह कहना जरूरी है और यह पूरे अरब जगत में एक चलन बन गया है। यह कंट्रोल टावर अपनी इस्लामी प्रेरित ज्यामितीय डिजाइन और सूर्य जैसी नारंगी चमक के कारण रेगिस्तान में खास आकर्षक दिखता है। यह सबसे उन्नत है। इसमें आधुनिक नेविगेशनल सिस्टम है, जिससे ऑपरेटर हर साल 6 लाख से ज्यादा उड़ानों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह तीनों रनवे पर 360 डिग्री कवरेज देता है और बेस आइसोलेटर फाउंडेशन पर बना है, जिससे भूकंप के जोखिम को संभाला जा सके। और कुल मिलाकर मुझे यकीन है कि मैं सहमत हो जाऊंगा। यह एक जबरदस्त ऑपरेशन है और हमने अभी तक भारी भरकम प्रोजेक्ट्स के बारे में ठीक से बात भी नहीं की है। 2025 के अंत तक पूरा होने का लक्ष्य 2026 के अंत में है और पहले ऑपरेशनल चरण इसके बाद शुरू होंगे। कुवैती लोगों के बीच एक मशहूर मजाक है कि वे सरकार के व्यापक विकास अभियान को विजन 3035 अब में कहते हैं, जो लगभग एक सहस्त्राब्दी से थोड़ा कम एक मामूली ऑपरेशनल देरी को दर्शाता है। हालांकि हर अच्छे मजाक की तरह इसमें भी काफी हद तक सच्चाई छुपी है। जब 2017 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तो पूरे प्रोजेक्ट को अगस्त 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। बिल्कुल, कोविड ने बड़ा झटका दिया, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन रुक गई
और निर्माण के लिए जरूरी विदेशी श्रमिकों का भारी प्रवाह भी थम गया। इसके अलावा लॉजिस्टिक समस्याएं, नौकरशाही जटिलताएं, बोली और टेंडरिंग अनियमितताएं तथा लाल फीताशाही भी जिम्मेदार है। हालांकि कोविड ने कुवैत के एविएशन सेक्टर को जरूर प्रभावित किया, लेकिन यही गहरी और प्रणालीगत समस्याएं धीरे धीरे कुवैत की एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को भी बाधित करती रही है। इसका एक उदाहरण है, 2023 में एयरपोर्ट ने 1.56 करोड़ से अधिक यात्रियों को सेवा दी, जो पिछले वर्ष से 26% ज्यादा थी। हालांकि 2024 के मध्य तक यह दर वास्तव में अगले साल 1% कम हो गई थी और फिर 3% तक गिर गई। और जहां खाड़ी के हर दूसरे बड़े एयरपोर्ट पर यातायात दरें स्थिर या रिकॉर्ड तोड़ नहीं थी, वहीं कुवैत में ऐसा नहीं था। 2024 में दुबई ने 923 मिलियन यात्रियों को दर्ज किया, जो पिछले साल से 61 मिलियन अधिक और क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उच्च स्तर था। यह उसके नए एयरपोर्ट की जरूरत को दिखाता है, जो हर साल 260 मिलियन यात्रियों के लिए बनाया जा रहा है। इस पर हमने वीडियो भी बनाया है। यह वाकई पागलपन है। शुद्ध पैमाने की अर्थव्यवस्था के जरिए दुबई, दोहा, रियाद और अबू धाबी जैसे मेगा एयरपोर्ट्स सारा ट्रैफिक कुवैत से अपनी ओर खींच रहे हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्ता जेट ऑनल और विस्तृत रूट नेटवर्क। कुवैत एयरपोर्ट की अक्षमताएं, खासकर पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाएं भी जिम्मेदार है। एयरलाइंस लगातार ऑपरेशनल कमियों व देरी की रिपोर्ट करती है, जो यात्री अनुभव को प्रभावित करती है। नौकरशाही की सुस्ती, धीमी निर्णय प्रक्रिया और संस्थागत बाधाएं अक्सर नई एयरलाइंस को आकर्षित करने या पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू करने में असफलता का कारण बनती है। इसका नतीजा यह है कि प्रमुख एयरलाइंस देश छोड़ रही है। ब्रिटिश एयरवेज ने मार्च 2024 में डायरेक्ट फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी। यह लुफ्थांसा और केएलएम के पहले ही बाहर निकलने के बाद हुआ। कुल मिलाकर 2019 से अब तक कम से कम 14 एयरलाइंस ने अपना संचालन बंद कर दिया है, जो कुवैत की आर्थिक रूप से एयरहब के तौर पर असफलता का साफ संकेत है। अगर वह प्रतिस्पर्धी बने रहना चाहता है तो उसके पास अपने विस्तार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं है। ऐसा लगता है कि टर्मिनल लगभग पूरा है। हाल ही में लगे पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज इसका संकेत है। ये आमतौर पर निर्माण में लगाए जाने वाले अंतिम भारी उपकरण होते हैं। बाकी के लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि कुवैत को यह सुनिश्चित करना होगा कि जब टर्मिनल तैयार हो जाए तो वह अपनी पंगु संस्थागत और नौकरशाही समस्याओं और पिछड़े हुए व्यापार माहौल को भी हल करे, प्रासंगिक रहने और विकास लक्ष्य पाने के लिए। इस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल इतनी निराशा और उदासी काफी है, क्योंकि अब हमें उन वर्षों की कड़ी मेहनत के फलों की ओर देखना चाहिए जिन्हें कुवैत के अधिकारी गर्व से जनता के सामने पेश कर सकते हैं। और वह है निश्चित रूप से ग्रेट टर्मिनल खुद, जो अपने आप में एक मेगा प्रोजेक्ट है, एक विशाल संरचना को खड़ा कर रहा है। टर्मिनल 2 का अनोखा डिजाइन कुवैती सरकार की दृश्य सौंदर्य में रुचि दिखाता है और आलोचकों को पहले से जवाब देता है। इस इमारत की 12 किलोमीटर लंबी सममित भुजाएं हैं, जो एक 25 मीटर ऊंचे केंद्रीय नोड से निकलती हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि यह हवाई अड्डा 3 ब्लेड वाले प्रोपेलर जैसा है, जो 1970 के दशक में केंजो तांगे की एरोनॉटिकल थीम पर आधारित है। लेकिन ठेकेदारों ने और भी कई थीमें चुनी हैं। त्रिकोणीय आकार खाड़ी की पारंपरिक दहाऊ नौकाओं जैसा है, जो पहले मोती चुनने और माल ढुलाई में इस्तेमाल होती थी। यह कुवैत सहित क्षेत्र के शिकारी पक्षियों, विशेषकर पूजनीय बाज के उड़ान के आकार को दर्शाता है। सही तरह से दहाऊ और बाज दोनों कुवैत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में शामिल है। छत की एक खासियत, जो लगभग 3 लाख वर्ग मीटर में फैली है, वह विशाल सौर पैनलों का विस्तार है, जो दुनिया का सबसे बड़ा है। एक टर्मिनल के लिए लगभग 81,000 सौर पैनल होंगे, जिनकी अधिकतम क्षमता 294 मेगावाट है और ये सालाना करीब 50 गीगावाट घंटे बिजली पैदा करेंगे। यह गर्म पानी की हीटिंग के लिए लगभग आधी ऊर्जा देगा और एक स्रोत के अनुसार इमारत की कुल ऊर्जा का करीब 10% होगा। मुख्य छत की संरचना, इंजीनियरिंग और वास्तुकला का कमाल है। इसे 90 मेगा कंक्रीट कॉलम सहारा देते हैं, जो पोस्ट टेंशन प्रीकास्ट आर्चेस और 817 प्रीकास्ट एलिमेंट्स से जुड़े हैं। इनका वजन 150-350 टन है और ये राफ्ट स्लैब से करीब 40 मीटर ऊपर है। इन सबको जोड़ते हैं 36,964 कंपोजिट स्टील और कंक्रीट शेल कैसेट्स, जिनका वजन 26 से 6 टन है और आकार व साइजें अलग अलग है। इन्हें मॉड्यूलर ब्लॉक्स के रूप में एक साथ जोड़ा गया है। ये टर्मिनल के अंदरूनी हिस्से की पूरी लंबाई और चौड़ाई में फैले इस्लामी शैली के गुंबद बनाएंगे।
इन सभी शेल कैसेट्स को डेनमार्क की अदारपा कंपनी ने साइट पर ही बनाया, जो मैकेनिकल इनोवेशन और कंप्यूटर आधारित मोल्ड निर्माण में माहिर है। हम 85 पुनः उपयोग योग्य डिजिटल अनुकूलनीय टेबल्स की बात कर रहे हैं, जिनमें लेजर एक्ट्यूएटर्स लगे हैं जो कई टन वजनी हजारों अनोखे मोल्ड्स को आकार देते हैं, लगभग 100 यूनिट्स रोज की तेज रफ्तार से। 9 अलग अलग फैक्ट्री क्षेत्रों में विशेष क्रेनों के बेड़े के साथ जो एक साथ काम कर रही थीं। इन शेल्स को स्ट्रैंड जैक करके एक अस्थायी कार्य समाधान पर स्थापित किया गया, जो मुख्य रूप से सेकेंडरी स्टील टाइड आर्चेस से बना था। इससे आपको समय रेखा और पैमाने का पता चलता है। कैसेट निर्माण दिसंबर 2018 में और इंस्टॉलेशन अप्रैल 2019 में शुरू हुआ। 3 साल बाद मार्च 2022 तक कोविड के चलते आई रुकावटों के बावजूद निर्माण और इंस्टॉलेशन पूरे हो गए थे। कुल मिलाकर डिजाइन में सावधानी पूर्वक इस बात का ध्यान रखा गया था कि पृथ्वी के सबसे गर्म बसे हुए देशों में से एक में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है। यह विशाल कंक्रीट संरचना महत्वपूर्ण थर्मल मास प्रदान करती है, यानी छत, लेकिन साथ ही इससे भी मोटी 30 सेंटीमीटर की बाहरी दीवारें भी। वास्तव में छत पर 8000 से अधिक कांच की खिड़कियां लगी हुई हैं, जो दिन के उजाले को छानती हैं और सीधे सौर विकिरण को परावर्तित करके गर्मी के बढ़ने से रोकती है। 63% से ज्यादा इमारत की बाहरी दीवारें, खासकर पूर्व पश्चिम की, उच्च प्रदर्शन डबल ग्लेजिंग से ढकी है। इससे सुंदर हवादार माहौल बनेगा जिसमें प्राकृतिक रोशनी होगी। एक टर्मिनल जिसे सुरुचिपूर्ण सादगी और उद्धरण के अनुसार मानव पठनीयता के लिए डिजाइन किया गया है, जैसा कि इसके डिजाइनर फोस्टर्स एंड पार्टनर्स ने इसे कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शायद थर्मल इंसुलेशन की विशेषताएं टर्मिनल की एयर कंडीशनिंग और लाइटिंग सिस्टम के लिए महंगी ऊर्जा खपत को काफी हद तक कम करने में मदद करेंगी। परियोजना के डिजाइन और निर्माण में स्थिरता पर खास जोर दिया गया है। कुवैती सरकार का लक्ष्य लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन प्राप्त करना है, जो यूएस ग्रीन बिल्डिंग सोसाइटी द्वारा बेहतरीन पर्यावरणीय मानकों के लिए दिया जाता है। ऐसे मानक जो उद्योग की सर्वोत्तम पर्यावरणीय प्रथाओं को बनाए रखते हैं। अगर इसे पुरस्कार मिला तो यह दुनिया के चुनिंदा और सबसे बड़े पैसेंजर टर्मिनलों में शामिल होगा जिन्हें यह सम्मान मिला है। यह कुछ उदाहरण हैं कि इसे इमारत की योजना और निर्माण में कैसे अपनाया गया है। डिजाइन में जल संरक्षण के लिए सख्त उपाय किए गए हैं, जैसे कम प्रवाह वाले नल लगाना, सिंक में इस्तेमाल किए गए ग्रे पानी का पुनः उपयोग करना और बाद में उसे टॉयलेट फ्लश के लिए इस्तेमाल करना। इन सभी उपायों से पानी की खपत लगभग 50% तक कम होने का अनुमान है। हवाई अड्डे के शौचालयों से निकलने वाले पानी को भी साइट पर ही ट्रीट किया जाएगा और फिर उसे बाहर की महंगी हरियाली वाली जगहों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सिंचाई के लिए पीने योग्य पानी की आवश्यकता लगभग 100% तक कम हो जाएगी। पर्यावरण के अनुकूल स्थानीय सामग्रियों का उपयोग हुआ है, जिसमें लैंडफिल के निर्माण अपशिष्ट से काफी सामग्री पुनर्नवीनीकरण की गई है। निर्माण बजट में एक टीम को कार्यस्थल की सफाई और अपशिष्ट के पुनर्नवीनीकरण के लिए शामिल किया गया था। रिकॉर्ड के अनुसार 86% अपशिष्ट पुनर्नवीनीकरण हुआ। प्रदूषकों के विषय में निर्माण सामग्री जैसे पेंट, चिपकने वाले पदार्थ और सीलेंट जानबूझकर कम स्तर के VOCs या वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के साथ चुने गए हैं। साथ ही उच्च तकनीक वाले एयर हैंडलिंग यूनिट्स भी बेहतर वायु गुणवत्ता और तापीय आराम के लिए लगाए जाएंगे, जिससे टर्मिनल साफ, बहुत अच्छी तरह से रोशन, सुखद और आसानी से नेविगेट करने योग्य होगा। इसे मानव अनुकूलता और नेविगेशन के लिए डिजाइन किया गया है। पास बनी 5 मंजिलें यात्री अनुभव में अलग भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए ग्राउंड फ्लोर आगमन के लिए और पहली मंजिल चेक इन के लिए है, जबकि बाकी मंजिलें मुख्य रूप से आवश्यक हवाई अड्डा सेवाओं, प्रस्थान द्वारों और VIP लाउंज के लिए है। अब जब मुख्य टर्मिनल भवन पर चर्चा हो चुकी है, तो समग्र यात्री अनुभव से क्या उम्मीद है? हवाई अड्डे की तकनीकी विशेषताएं किस स्तर तक बढ़ाई जाएंगी? तो संचालन का मूल हिस्सा, जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और अपेक्षित हवाई यातायात संभालने के लिए हवाई अड्डे की तकनीकी प्रणालियां उत्कृष्ट होनी चाहिए। बैगेज हैंडलिंग सिस्टम BHS इस काम के लिए पूरी तरह सक्षम है और हवाई अड्डे की सबसे उन्नत विशेषताओं में से एक है। जर्मन BEMI ग्रुप द्वारा डिजाइन यह सिस्टम बैग्स को छांटने, ट्रैक करने और भूमिगत बैगेज नेटवर्क में हाई स्पीड कन्वेयर पर टोट्स से ले जाता है। यह शुरू से ही हर घंटे 2930 बैग्स प्रोसेस कर सकेगा। आगे बढ़ने के लिए भरपूर जगह के साथ यह सिस्टम पूरे बैगेज की स्क्रीनिंग को शामिल करता है, जिसमें कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक्सरे यूनिट्स का इस्तेमाल होता है
और यह सबसे उच्च अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन करता है। सिस्टम की संचालन क्षमता के लिए एक अमूल्य विशेषता है रैक आधारित ईबीएस यानी अर्ली बैगेज स्टोरेज सिस्टम। यह सुविधा 1800 तक सामानों को एक निर्धारित क्षेत्र में तब तक रखने की अनुमति देगी जब तक उनकी आवश्यकता न हो। कंप्यूटर नियंत्रित ऑटोमेटिक मिनी लोडर सामान उठाकर जल्दी चेक इन सामान रखेगा और भीड़ में ओवर सैचुरेशन रोकेगा। कम प्राथमिकता वाले सूटकेस वहां पार्क किए जाएंगे और प्रस्थान से पहले निर्धारित विमान तक भेजे जाएंगे। यह सबसे प्रभावी तरीके से बैच बिल्डिंग नामक सिस्टम के माध्यम से करता है, जिसमें एक ही उड़ान के लिए बैग्स को अपने आप एक साथ समूहित किया जाता है और एक साथ निकाला जाता है। यह कार्ट्स या यूनिट लोड डिवाइसेस पर लोडिंग तेज और ग्राउंड हैंडलर्स के लिए आसान बनाता है। अब हम यात्री अनुभव और तकनीकों पर बात करेंगे, जिनसे यात्री खासकर केबिन बैगेज स्क्रीनिंग में इंटरैक्ट करेंगे। अधिकारियों ने एडवांस्ड कंप्यूटर टोमोग्राफी, एक्स-रे स्कैनर जैसी तकनीकों में निवेश किया है, जिससे 100 मिलीलीटर से ज्यादा लिक्विड अलग करने का झंझट खत्म हो जाएगा। अब लिक्विड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स अपने बैग्स में ही रह सकते हैं, जैसा होना चाहिए, और उम्मीद है बिना किसी परेशानी के। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इमिग्रेशन पर पासपोर्ट स्कैनिंग के लिए कई स्मार्ट गेट्स होंगे, जिससे मैन्युअल चेक की जरूरत नहीं रहेगी। इस पर मीडिया कवरेज कम है। प्रोजेक्ट के बजट, दायरे और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को देखते हुए यह संभव लगता है। आने वाले वर्षों में कितनी बायोमेट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होगी, यानी अंगूठे और चेहरे की पहचान तकनीक, अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इन सिस्टम्स के लिए पहले पंजीकरण जरूरी है। यात्रा और सप्लाई शायद आगे बढ़े केवल तब और अगर यात्री इस नई सिस्टम तकनीक को अपनाते हैं और अपनी उड़ान से पहले सच में समय निकालकर पंजीकरण करते हैं। जहां तक एयर साइड एडवांसमेंट्स की बात है, वह टर्मिनल का वह हिस्सा है। कस्टम्स और पासपोर्ट कंट्रोल के बाद एयरपोर्ट भी खुद को बड़े स्तर पर अपग्रेड कर रहा है। पहले बताए गए तीसरे चरण के तहत टर्मिनल के 36 बोर्डिंग गेट्स को अत्याधुनिक तकनीक एडवांस्ड विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम्स एवीडीजी से लैस किया जाएगा। ये अब दुनिया के विकसित एयरपोर्ट्स में गोल्ड स्टैंडर्ड बन रहे हैं। फिर भी इनका उल्लेख जरूरी है। मूल रूप से ये स्वचालित उच्च सटीकता वाले सिस्टम हैं, जो सेंसर और एक डिस्प्ले यूनिट को मिलाकर पायलटों को उस सटीक पार्किंग स्थान तक मार्गदर्शन करते हैं जहां उनके विमान को असाइन किया गया है। किसी दिए गए गेट पर यह मानव मार्शलर्स की आवश्यकता को खत्म कर देता है, जिससे मानवीय गलती का जोखिम कम हो जाता है। टर्न अराउंड समय घटता और मानकीकृत होता है। साथ ही गेट की सुरक्षा भी बढ़ती है, क्योंकि वे पूरी ताकत से बढ़ रहे हैं। कुवैती अधिकारियों ने नवीनतम तकनीक चुनी है, जो 100% सटीक विमान पहचान एकीकरण और एप्रन पर बाधा का पता लगाने में सक्षम है। इस अपग्रेड के लिए उन्नत एयरफील्ड लाइटिंग नेटवर्क भी होगा। ये पायलटों व एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को दृश्य संकेत देते हैं, जिससे कम दृश्यता या रात में सुरक्षा और संचालन सुगम होता है। इसका मतलब उपयुक्त दूरी पर लगी एलईडी लाइट्स होती हैं, जो रनवे थ्रेशहोल्ड, टैक्सीवे और एप्रन क्षेत्रों की सीमाएं दिखाती है। ये लाइट्स दृश्यता के अनुसार मैन्युअली या ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो सकती है। बहुत बढ़िया। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इनमें से कुछ भी फायदेमंद साबित होगा? क्या कुवैत अपने पड़ोसियों की तेज रफ्तार प्रतिस्पर्धा का सामना कर पाएगा? इन सभी सुधारों के साथ क्या यह उनके क्षेत्रीय वर्चस्व के लिए एविएशन सेक्टर में एक गंभीर चुनौती पेश करेगा? कुवैत की परीक्षा? इसका सीधा जवाब है नहीं, शायद निकट भविष्य में भी नहीं। सऊदी अरब, यूएई और कतर ने आक्रामक रूप से विविधीकरण किया और राजस्व समर्थन भी पाया, जबकि कुवैत इस प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाया। यह कहा जाए तो कुवैत वास्तव में दुबई या रियाद की तरह पर्यटक और वैश्विक ट्रांजिट हब बनने का लक्ष्य नहीं रखता, लेकिन यह उत्तरी खाड़ी में एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। अपने हवाई अड्डे का उपयोग पर्यटन, विदेशी निवेश बढ़ाने और कुल मिलाकर अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और लोगों के लिए एक प्रभावी आधुनिक द्वार के रूप में कर सकता है। मुद्दा यह नहीं है कि क्या यह अपने पड़ोसियों से विमानन क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, बल्कि यह है कि क्या यह अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक विमानन क्षेत्र के उच्च और तेजी से बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठा सकता है। शायद यह भी कि क्या यह खुद के साथ भी तालमेल बिठा सकता है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि कुवैत पहले ही बहुत पीछे छूट चुका है, कि इसकी समस्याएं इतनी प्रणालीगत हैं कि यह और भी पीछे छूटने के लिए लगभग अभिशप्त है। वे वही कारण बताते हैं जिन्होंने कुवैत की प्रतिस्पर्धात्मकता घटाई, जो अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के बाहर जाने से दिखता है। इनमें यूनाइटेड एयरलाइंस, डेल्टा,
एयर फ्रांस और सिंगापुर एयरलाइंस जैसे बड़े नाम भी हैं। पहले देखी गई समस्या आर्थिक रूप से अव्यवहारिकता, पुराना उपकरण और धीमी निर्णय प्रक्रिया, ये सब ऊपर से ही आती है। एक स्रोत के अनुसार जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन पर अधिक निर्भरता है। यह चेतावनी देते हुए कुवैत से बातचीत का दायरा बढ़ाने, अन्य संस्थाओं को शामिल करने और प्रवृत्ति पलटने के लिए तुरंत व्यावहारिक समयबद्ध योजना लागू करने को कहता है। उद्धरण समाप्त। एक अन्य टिप्पणीकार फिर से उद्धृत करते हुए कहता है, दीर्घकालिक उपेक्षा और चूके हुए अवसरों का संयोजन। खाड़ी देशों ने अगली पीढ़ी के टर्मिनलों, निर्बाध यात्री अनुभवों और डिजिटल नवाचार में अरबों डॉलर लगाए हैं। कुवैत इस रफ्तार के साथ कदम मिलाने में संघर्ष कर रहा है। मई 2025 में कुवैत एयरवेज के सीईओ को नियामक अनुपालन की लगातार समस्याओं के कारण बर्खास्त किया गया था, जो भी इसका मतलब हो, और गंभीर संचालन संबंधी कमियों को सुधारने में देरी। यह इस बात का मजबूत संकेत है कि कुवैती सरकार विजन 2035 को लेकर गंभीर है। यह प्रबंधन की चिंताजनक समस्याओं का प्रमाण है, जो शायद उस कारोबारी संस्कृति से जुड़ी हैं जिसे ठहराव के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि जहां हवाई अड्डे और एयरलाइनों में सुधार सरकार की विकास के प्रति ईमानदार इच्छा को दिखाते हैं, वहीं कुवैत में व्यापक आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप एक समग्र राष्ट्रीय विमानन रणनीति की कमी है। एक तरीका है सार्वजनिक निजी भागीदारी को मजबूत करना, जैसा अन्य खाड़ी देशों ने सफलतापूर्वक किया है। एविएशन बिजनेस मिडिल ईस्ट के सर्वे में निवेशकों से पूछा गया कि क्या कुवैत खाड़ी विमानन केंद्र के रूप में अपनी स्थिति पाने में बहुत पीछे रह गया है। 46 ने साफ साफ कहा नहीं, 32 ने कहा कि बड़े निवेश से यह संभव हो सकता है, और 8 ने कहा कि इसके लिए खुद हवाई अड्डे का पूरी तरह से पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि खगोलीय तेल आय के अलावा कुवैत का भूगोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ग्रेट सर्कल रूट्स को देखें, यानी ग्लोब पर दो बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी, कुवैत यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले कई मुख्य उड़ान मार्गों के ठीक नीचे है। इसका मतलब है कि कुवैत को हब मानने वाली एयरलाइंस के लिए डाइवर्जन कम और कनेक्टिंग फ्लाइट्स छोटी होती है। यह अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और ऑपरेटरों दोनों के लिए आकर्षण है। समय बचने से अधिक उड़ानें संभव हैं और ईंधन खर्च कम होता है। इन सब का मतलब है कि उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है, और यह खास तौर पर उनके लिए दिलचस्प है जो यूरोप और उपमहाद्वीप के बीच एविएशन कॉरिडोर में ऑपरेट करते हैं। यानी भारत और पाकिस्तान पृथ्वी के दो बड़े कॉरिडोर हैं। कुवैत खाड़ी के उत्तरी छोर पर होने से क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। अपने दक्षिण पूर्वी समकक्षों की तुलना में यह यूरोप, उत्तर अफ्रीका और एशिया के अधिकांश प्रमुख बाजारों के बहुत करीब है। ईरान, तुर्की, लैंड मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप, ये सभी महत्वपूर्ण उभरते हुए बाजार हैं जो खाड़ी देशों के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं। इसलिए कुवैत के पास एक प्रमुख कार्गो हब बनने की बड़ी संभावना है, जो इराकी सीमा के पास बन रही नई सड़क नेटवर्क से संभव है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि नियोजित और ऐतिहासिक जीसीसी रेलवे के कारण, जो क्षेत्र के राजनीतिक और आर्थिक संघ के सभी 6 सदस्य देशों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित है। अगर कुवैत 2035 तक विकास लक्ष्य पा लेता है, तो उसका कार्गो हब और ट्रांजिट पॉइंट बनने का सपना सच हो सकता है। जैसे नॉर्दर्न इकोनॉमिक जोन, कुवैत इराक सीमा के पास प्रस्तावित स्मार्ट सिटी है, जिसे सरकार 33 अरब निवेश से रेत पर बसाने जा रही है। इसका उद्देश्य विदेशी और निजी निवेश से प्रमुख लॉजिस्टिक्स व औद्योगिक केंद्र बनना है। मुबारक अल कबीर बंदरगाह इराक सीमा और प्रस्तावित जीसीसी रेल से जुड़ाव के कारण रणनीतिक है। इसकी कनेक्टिविटी इसकी सफलता के लिए बेहद जरूरी होगी, न सिर्फ कुवैत की अर्थव्यवस्था को तेल से अलग करने में। यह अपने आप में एक उत्पादक औद्योगिक केंद्र होने के साथ साथ इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि यह प्रमुख क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ा होगा। यह निश्चित रूप से प्रत्यक्ष निवेश और व्यापार, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग आदि में नौकरियों के सृजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाता है। सबसे अहम बात यह है कि यह कुवैत की क्षेत्रीय भू राजनीतिक प्रभावशीलता बढ़ा सकता है। यह खुद को अपरिहार्य बना सकता है जब यूरेशिया और खाड़ी देशों को जोड़ने वाली नई आपूर्ति श्रृंखलाएं बनेंगी। अब नया हवाई अड्डा इस विकास को समर्थन देगा और इससे जुड़ा रहेगा, और यह कुवैत की राष्ट्रीय रणनीति का एक अभिन्न हिस्सा बनने जा रहा है। यह तक कहा जा सकता है कि कुवैत के अन्य विकास लक्ष्यों की सफलता, जिसमें उसकी कल्याणकारी वित्तीय और व्यापारिक महत्वाकांक्षाएं शामिल है, सब कुछ कुवैत के हवाई अड्डे की सफलता पर निर्भर करता है।
जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष राजस्व, विदेशी निवेश, पर्यटन और सॉफ्ट पावर का स्रोत बन सकता है। हवाई अड्डा वह चाबी है जो 21वीं सदी में कुवैत के लिए कई दरवाजे खोल सकता है। अपने अन्य मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे नॉर्दर्न इकोनॉमिक जोन, जीसीसी रेलवे और प्रस्तावित सिल्क सिटी के साथ कुवैत खुद को ऐसे बदल सकता है कि वह सिर्फ आर्थिक रूप से न पिछड़े, बल्कि क्षेत्र के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से अमूल्य बने। इसके लिए उसे राजनीतिक समस्याएं सुलझानी, भू राजनीतिक साझेदारियां संभालनी और भविष्य के लिए रणनीतिक लक्ष्य तय करने होंगे। देखने के लिए शुक्रिया।